अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। आज के दिन का आगाज़ भी किसी अच्छी बात से ही होना चाहिए और वो अच्छी बात है खिदमत। कहते हैं कि खिदमत में अज़मत है, इसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। खिदमत के ज़ुमरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि खिदमत शायद यही है कि हम किसी को खाना खिला दें या किसी भूखे की मदद कर दें या जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़े फराहम कर दें। खिदमत का जो एक जाविया है वो बहुत बड़ा है। खिदमत किसी भी शक्ल में हो सकती है। अपने घर से अगर आप आगाज़ करें तो खिदमत ये भी है कि जब आपका बच्चा होश संभालना शुरू करता है, उसके पैदा होने से लेकर उसकी जवानी तक उसके पेरेंट्स उसका बहुत सा ख्याल रखते हैं। वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते हैं, मगर इसके साथ साथ खिदमत का जज्बा उनके इस फ़र्ज़ में मौजूद रहता है। आपके वालिदैन जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे उनकी खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं, तो बच्चे भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। मगर इसके साथ साथ ये तमाम फ़राइज़ खिदमत के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बहुत सारी नर्सेज हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमें देख रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हमें जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी बीमारी क्या है। वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते हैं, मगर इसके साथ साथ वो आप लोगों की खिदमत भी करते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आपके लेक्चरर्स होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। आपका एक उस्ताद आपको स्कूल में प्राइमरी लेवल तक पढ़ा रहा होता है या फिर आपको मिडिल मैट्रिक तक पढ़ा रहा होता है। वो उस्ताद अपना फ़र्ज़ अदा करता है, मगर इसके साथ साथ वो अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत भी करता है। तो खिदमत अगर की बात की जाए तो खिदमत का बहुत बड़ा ज़ाविया है, इसका कैनवस लामहदूद है। तमाम चीज़ें खिदमत के ज़ुमरे में आ सकती हैं। आप शेल्टर होम्स में जाते हैं, आप मासूम बच्चों के पास जाते हैं, उनकी खिदमत आप कर सकते हैं। उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। जब आप अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं ऑटोमेटिकली आप फिर उन तमाम लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी आसपास नज़र आती है, हम उसको साफ़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम अपने आसपास के मोहल्ले को साफ़ करते हैं, अपने घर को साफ़ करते हैं, अपनी गली को साफ़ करते हैं, मगर इसके साथ साथ आप पूरी इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। वो तमाम लोग जो आपके आसपास बसते हैं या आप उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो हमेशा खिदमत का जज्बा अपने दिल के अंदर मौजूद रहना चाहिए। जब हम अच्छी बात कोई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिन का आगाज़ ही सिर्फ उससे हो जाना चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक अच्छी बात बताने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर जो कोताहियाँ या आपके अंदर कुछ लहजे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं, आपकी शख्सियत के ख़िलाफ़ जाती हैं, इस मुआशरे की, आपकी फ़ैमिली की, आपकी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ जाती हैं, तो उनको आप ख़त्म कीजिए और हर अच्छी बात को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लीजिए। तो आज की अच्छी बात यह है कि खिदमत कीजिए, खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखिए, हमेशा ज़िंदा रखिए, क्योंकि खिदमत में अज़मत है और हमारा इस्लाम भी कहता है कि खिदमत करें। खिदमत इंसानियत की भी हो सकती है, खिदमत दीन की भी हो सकती है, खिदमत वालिदैन की भी हो सकती है, खिदमत तमाम लोगों की हो सकती है। तो इसके किसी ज़ाविये को महदूद नहीं किया जा सकता। चलिए इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करें, मगर सबसे पहले हम शेयर कर लेते हैं मौसम के, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मौसम की क्या सूरत हाल है, कहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी और कहाँ पर मौसम खुशगवार होने की तवक्को की जा सकती है। तो मौसम में सबसे पहले जिक्र करेंगे जिंदा दिलाने शहर यानी कि लाहौर का। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं कि कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। कराची शहर का मौसम भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद का मौसम भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जा सकता है। पेशावर की क्या सूरत हाल है? पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और कुछ बात करेंगे कोयटा की। कल तो कोयटा का मौसम कुछ कदरे बेहतर कहा जा रहा था, मगर आज कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल तो आपके साथ शेयर कर ली है, जिसमें मैंने जिक्र भी किया था कि इस्लामाबाद में कुछ मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पर गर्मी की सूरत हाल है और देखा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा बारिशें भी नहीं हो रही। सियासी मौसम जानने के लिए आपको तो पता है हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से होते हैं सुहेल भट्टी साहब, उनसे बात कर लेते हैं कि सियासी मौसम की क्या सूरत हाल है। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा नहीं है, मगर सियासी हलकों की क्या सूरत हाल है वो आप हमें बताएंगे।
जी सरवत, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद का इस वक्त बदकिस्मती के साथ ना तो सियासी मौसम अच्छा है और ना ही मौशी मौसम अच्छा है, और इन दोनों मौसमों की ख़राबी के नतीजे में जो इन दोनों मौसमों की हिद्दत बढ़ रही है तो इसका बराह रास्त इससे मुतासिर हो रहे हैं आवाम, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आवाम की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। लेकिन इस्लामाबाद के वो सेक्रेटेरिएट जहाँ पर वफाकी वजारतें कायम हैं, जिसमें बिलखसूस वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई और दीगर वजारतें कायम हैं, या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की बात करें, इन आवाम को दरपेश मसाइल का कोई फौरी तौर के ऊपर कोई पायदार हल दिखाई नहीं देता। लगता है ऐसे कि मुश्किलात हैं जो बढ़ती जा रही हैं और आवाम को ताहाल आने वाले दिनों में मज़ीद काफ़ी महीने इस मुश्किलात से दोचार होना पड़ेगा। इन मुश्किलात की अगर हम बात करें तो एक ऐसा शोबा जो बराह रास्त आवाम की ज़िंदगियों में आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा करने जा रहा है, जिसका नाम है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर वैसे तो गुज़श्ता कई सालों से बद इंतज़ामी का शिकार है, लैक ऑफ प्लानिंग और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे बहुत सी आवाम और कौमी ख़जाने के लिए मुश्किलात पैदा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत के अंदर जो फैसले हुए कि हमने बिजली की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है, वो इजाफा हो चुका है, नए पावर प्लांट्स लग गए, लेकिन मनसूबाबंदी का फुकदान था। साबिक वफाकी सेक्रेटरी पानियों बिजली यूनिस ढागा ने एक मरतबा ख़त लिखा था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि हमें मज़ीद बिजली की पावर मनसूबे नहीं लगाना चाहिए, हम कैपेसिटी ट्रैप में जा रहे हैं। क्योंकि जितने पावर मनसूबे लगते हैं अगर हम उन्हें नहीं चलाते, उन्हें बंद भी रखते हैं, तो उन्हें हम किराया अदा करना पड़ता है या उनके खर्चा अदा करना पड़ता है, या उन्हें जिसे टेक्निकल टर्म में हम कैपेसिटी पेमेंट बोलते हैं वो अदा करना पड़ती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई पैदावारी सलाहियत 32,000 मेगावाट से तजावज़ कर चुकी है। वो मुल्क जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जिसको कर्जों की रिपेमेंट में मुश्किलात का सामना हो रहा है, वो 32,000 मेगावाट से ज़्यादा के पावर प्लांट वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जिनका किराया अदा करना पड़ रहा है, जिन्हें कैपेसिटी पेमेंट अदा करना पड़ रही है। लेकिन उन पावर प्लांट्स में से हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो सिर्फ 16 से 20,000 मेगावाट तक महदूद है। अच्छा। दुनिया के कोई अमीर तरीन मुल्क भी इतनी बड़ी लुक्रेटिव जो एक स्पेस है इसके अंदर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पावर प्लांट्स के मालकान के मुनाफे में हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ उन्हें मुनाफा मिलता है। पावर प्लांट्स बंद हैं, लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहा कि कैपेसिटी पेमेंट आप कहाँ से लाएंगे। बिजली मजीद महंगी करेंगे, आवाम पहले ही बिजली की कुव्वत खरीद उनसे बाहर हो गई है। आप ये सुनकर हैरान होगी सरबत कि 2 साल कबल जो हम मुख्तलिफ पावर प्लांट जो पाकिस्तान में ऑपरेशनल थे, जो उन्हें हम कैपेसिटी पेमेंट करते थे, उस रकम की जो मालियत थी, हुजम था, वो 255 अरब रुपए था। अब सालाना कैपेसिटी पेमेंट 255 अरब रुपए से बढ़ के 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं। ये कहां से गवर्नमेंट लाएगी? खजाने में ऐसी कोई कुशन मौजूद नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि आप बिजली महंगी करेंगे। बदतरीन सूरत हाल है। और उसके साथ इस कैपेसिटी पेमेंट के अंदर जो और सबसे बुरा डेंट डाल रहा है, डॉलर की कदर में इजाफे के नतीजे में दीगर शोबों की तरह पावर सेक्टर बदतरीन अंदाज में मुतासिर हो रहा है। हमने इसकी वर्किंग चेक की है। जब डॉलर की कदर में 1 रुपया इजाफा होता है तो पावर सेक्टर के ऊपर जो बोझ पड़ता है, जो इजाफी अदायगियां करना पड़ती है, आवाम की जेब से निकालने का सिलसिला शुरू होता है। 6 अरब रुपए का इंपैक्ट है। और यहाँ पर डॉलर एक दिन के अंदर 6 रुपए जंप करता है। तो पावर सेक्टर के ऊपर इसका मतलब है कि मुश्किल सूरत हाल तो यही होती है। हमारे मुल्क में जितने भी बड़े कारखाने लगते हैं या हम देखते हैं कारोबार के लिए जितने भी बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट या मुतल्लिका लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि उनको अदायगियां डॉलर की शक्ल में होंगी। हमारे मुल्क में डॉलर तो वैसे ही नीचे नहीं आता, डॉलर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से कौमी खजाने पर बोझ भी बढ़ता चला जाता है। और हमें जो उनको कैपेसिटी की चार्जेस के मद में पैसे वसूल कर देने होते हैं, वो भी हम लोग डॉलर की शक्ल में देते हैं। तो ये तो वही माफिया है जो IPPs की शक्ल में हर दौरे इख्तिदार में किसी ना किसी शक्ल में कौमी खजाने को लूटता है। आपका मतलब ये है ना, ये वही माफिया IPPs जिन्हें हम कहते हैं? जी, इसके अंदर IPPs माफिया भी है और इसके अंदर यहाँ पर जिन लोगों ने प्लानिंग की और जो इसके जिम्मेदार हैं, ये सबकी मिली भगत से हुआ। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और दीगर कुछ शख्सियात इस मामले के ऊपर बहुत मुतफक्किर हैं। लेकिन एक हवाले से इसमें थोड़ी वजाहत जरूर करना चाहूँगा। इन IPPs के मालकान को हम पेमेंट डॉलर्स में नहीं करते, लेकिन इनकी जो टैरिफ है वो डॉलर इंडेक्सेशन उसके साथ है। डॉलर की कदर जब मतलब पेमेंट इनको पाकिस्तानी रुपए में होती है, लेकिन डॉलर का जो उस दिन का रेट होता है उस तनासुब से पेमेंट को वर्कआउट किया जाता है। बिल्कुल भट्टी साहब, मेरा भी यही पॉइंट है इस मामले की।
मेरा भी यही पॉइंट है, लेट्स सी कि गवर्नमेंट अब यहाँ पे क्या करती है, क्योंकि कौमी खजाने का बोझ तो हल्का करने के लिए इमरान खान साहब ने पैशन शो किया था और कहा था मैं गवर्नमेंट में आऊंगा, मैं कौमी खजाने का बोझ हल्का कर दूंगा, मैं हर चीज सस्ती कर दूंगा, मैं टैक्सेस कम कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमें नजर नहीं आती। ठीक है भट्टी साहब, इस पे तो मजीद बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, मगर नेक्स्ट अहम स्टोरी क्या है इस्लामाबाद शहर से, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं नेक्स्ट स्टोरी पे जाने से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर मजीद आपका टाइम लेना चाहूँगा। इसी के साथ ये जो फिर इसकी तबाहकारी है उसकी तकसीम कार कंपनियों उसकी बड़ा सबब बन रही हैं। तकसीम कार कंपनियों में जो अफसरान हैं, उन अफसरान ने यहाँ पर आप जो इंजीनियर्स है उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन कायम कर लिया, ऑफिसर्स एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन, जिसके ऊपर सेक्रेटरी पानी और बिजली ने और सेक्रेटरी और पेप्को ने नोटिस लिया है। तमाम तकसीम कार कंपनियों से जवाब तलबी की गई कि कौन से ऐसे अफसरान हैं जो अपने मकासद के हसूल के लिए, मनपसंद अफसरान के ट्रांसफर के लिए हैदराबाद के अंदर बहुत सी ऐसी मिसालें रिपोर्ट की गई। तो तकसीम कार कंपनियों के अंदर भी बदतरीन बदइंतजामी का सिलसिला जारी है, जो कोई रोकने को तैयार नहीं है और जिसका बरह रास्त असर पड़ रहा है गर्ची कर्जे में इजाफे के नतीजे में। तो देखना होगा कि उमर अयूब साहब आने वाले दिनों में इसमें किस हद तक बेहतरी लाने में कामयाब होते हैं, लेकिन माजी की रविश ताहाल बरकरार है। दूसरा मामला है वफाकी दारुल हुकूमत का, शहर इक़्तिदार का, जहां पर गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जो CDA की और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो बाहमी जो खिंचाव रहा, तनाव रहा, उसके नतीजे में इस्लामाबाद बुरी तरह से मुतासिर हुआ। मेयर इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शेख अंसर अजीज साहब मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी थी। नवाज शरीफ साहब के साथ वो जब प्राइम मिनिस्टर रहे या एहतसाब अदालत का JT में जाते रहे, उनके साथ वो पेश रहे, लेकिन उन्होंने इदारे हासिल कर लिए CDA से, लेकिन उन इदारों को चलाने में कामयाब नहीं हो पाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके नतीजे में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान इस्लामाबाद बुरी तरह से मुतासिर हुआ। लेकिन अब एक जानिब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि जो इस्लामाबाद में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए वजारत दाखिला और मुतल्लिक़ इदारों की वर्किंग मुकम्मल की जा चुकी है। वजारत दाखिला एक समरी तैयार करके जल्द वफाकी kabina को अरसाल करेगा, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम ख़त्म। डिप्टी चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को फारिग किया जा रहा है और उसके बाद नए कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे, जो वो बल्दियाती कानून जो कि पंजाब में और KPK में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इसके साथ दूसरी जो इसके साथ CDA ने अपने आप को दोबारा रिवाइव किया है और 8 तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर आवाम को बहुत सी मुश्किलात थी। बिलखुसूस उसके अंदर हम बात करें, पार्क इनकलेव का मंसूबा है, आवाम ने अरबों रुपए इस मंसूबे के लिए जमा करवाए। 2010 में ये मंसूबा शुरू हुआ, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क था वो शुरू न होने के नतीजे में लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर नहीं हो सकते थे। वहाँ पर चेयरमैन CDA ने वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर अब टेंडर जारी करने के बाद तमीराती काम का आगाज हो चुका है और उसके साथ 8 दीगर मंसूबे हैं जिनका PC1 मंजूर हो चुका है, जिसके अंदर रावल चौक को सिग्नल फ्री करना है। उसके साथ F7 और F8 के मबैन फ्लाई ओवर है, G7 और G8 के मबैन फ्लाई ओवर है और बिलखुसूस I12 और I13 कि जो और इसका दीगर सेक्टर जो डेवलप नहीं किए जा सके गुज़श्ता कई सालों से और इस्लामाबाद में शहरियों को रिहाइश की मुश्किलात का सामना था, उनकी डेवलपमेंट का भी आगाज़ होने जा रहा है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ दोबारा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इसके साथ जो इस वक्त काविश की जा रही है कि CDA को जो उसका डेवलपमेंट का रोल है उस हद तक महदूद किया जाए और जो नया बल्दियाती निज़ाम आए वो इदारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जा चुके हैं और आने वाले नए कानून के अंदर इस बात का कभी इम्कान है कि इस्लामाबाद के अंदर हेल्थ और एजुकेशन का जो निज़ाम है वो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास होगा, बल्दियाती इदारों के पास होगा और उसके साथ कौंसल विलेज कायम की जाएगी, नेबर विलेज कायम की जाएगी, जिसका मकसद ये है कि आवाम के मसाइल को ग्राउंड लेवल के ऊपर हल करना, उनके नुमाइंदे बराह रास्त उनको हल करें, उन्हें फंड्स मुख्तस किए जाएं और सिर्फ एक दिखावे की हद तक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि बाइख्तियार हो और जो उसको मैंडेट दिया जाए उसके मुताबिक वो सफाई सुथराई से लेकर जो उनको भी यकीनी बनाए। ठीक है भट्टी साहब, प्लान्स तो वाकई बहुत ज्यादा, इस उम्मीद के साथ कि इन प्लान्स पर अमल दरामद भी हो सकेगा। और जहां तक CDA की बात है, हम हमेशा से देखते हैं कि MCI और CDA के दरमियान इख्तियारात की जंग हमेशा से रहती है, खींचातानी भी हमेशा से रहती है। इस उम्मीद के साथ कि जो नए मंसूबे 8 आपने बताया शुरू किए जाने हैं, ये मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे और इस उम्मीद के साथ भी कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को किसी तौर भी डैमेज नहीं होने दिया जाएगा। भट्टी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और अहम स्टोरीज आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में शेयर की। जहां तक
तक स्टोरीज़ को शेयर करने की बात होती है तो आप जानते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी आप लोगों के सामने पेश की जाएं। आपने देखा होगा जब हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ किया अच्छी बात से, तो उस वक्त ही हमारे साथ सेट पर एक नहायत अहम शख्सियत मौजूद थी। सज्जाद हैदर साहब हैं, ये मुसव्विर हैं और ये बड़े खूबसूरत फ़न पारे तैयार करते हैं। ये कब से हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि इनके फ़न पारे भी तैयार हो रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि इनके साथ बात भी की जाए। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद हैदर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सज्जाद हैदर साहब, मैं कब से देख रही हूँ आप माशाल्लाह से फ़न पारे तैयार कर रहे हैं और कुछ जो चीज़ें मैंने आपकी देखी हैं उससे मुतालिक तो बात करेंगे, मगर इसका शौक़ आपको कब से हुआ, कब से आप मुसव्विरी कर रहे हैं? बाकायदा इसकी कोई ट्रेनिंग होती है या फिर ये एक सलाहियत है अल्लाह की तरफ से जो आपके हाथों में आई हुई है? ये तकरीबन 12 साल हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए। तो बस मेरे साथ कोलीग होते थे, ठीक है, तो वो ये काम करते थे तो उनको देख कर मैंने ये शुरू कर दिया। अच्छा। वो तो ड्राइंग करते थे, बड़े आयात वगैरह लिखते थे, तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं ये कुरान शुरू करूं क्योंकि मेरी उर्दू की राइटिंग अच्छी थी। तो फिर मेरे जहन में ये था कि मैं ऐसा कुरान पाक लिखूं उसमें डिज़ाइनिंग हो। अच्छा, डिज़ाइन हो, कुछ इनोवेशन आनी चाहिए, डिफरेंट हो, क्योंकि दुनिया में बहुत लिखते हैं कुरान पाक, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक डिफरेंट काम करूं। आप देखें तो पहले तो मैंने तकरीबन 250-300 सिपारे लिख दिए वैसे ही माशाल्लाह, मुख्तलिफ फ्लोरल है, फ्लावर है, कौसे कज़ा है, करते करते फिर मेरे एक ये यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक मैंने ये बनाया था, ये वाला, ये प्लीज़ फोकस कीजिए बिल्कुल। सज्जाद साहब आपके बिल्कुल सामने कैमरा है, वहाँ पर प्लीज़ इसे दिखाइए। ये था, ये मैंने शुरू किया, ये इसमें मैंने ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मस्जिदों की ये शुरू की। तो इसके बाद मैंने ये पूरा जो है ना 30 के 30 मैंने ये एक वर्क लिख दिया। अच्छा। पूरा 30 बना लिया, मेरे जहन में था कि इसको मैंने कंप्लीट करना है। अच्छा सज्जाद साहब, आपने बताया आपकी उर्दू राइटिंग बहुत अच्छी है। उर्दू राइटिंग वैसे मेरी भी किसी हद तक अच्छी है, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। क्या इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कुछ ऐसी सलाहियत अपनी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ड्राइंग अच्छी होना ज़रूरी होती है, या आप समझते हैं कि कोई और सलाहियत होती है जिसकी वजह से आप इसे खूबसूरती से लिख सकते हैं? नहीं, ड्राइंग की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, जहाँ पे जब ये चीज़ आ जाए, ये देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ब्लू मॉस्क है टर्की में, अंकारा में, बहुत खूबसूरत। तो ये देखें, मैंने इसमें कहीं भी ये ड्राइंग नहीं यूज़ की। ये देखें सारा, ये बाकी ये मैंने सफ़े पूरा कंप्लीट कर लिया। ये अच्छा, फोटोग्राफ कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी लिखना बाकी है। कैमरा है आपके सज्जाद साहब, यहाँ पे प्लीज़ दिखाएं, हमारे देखने वालों को पता चले माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कितनी अच्छी सलाहियत दी और कितना खूबसूरती से आप लिखते हैं, इन चीज़ों को तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा है सज्जाद साहब, ये काम महंगा है, सस्ता है, कितना वक्त दरकार होता है इसको? नहीं, महंगे इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो इंटरेस्ट की बात है। अब इसमें कितना खर्चा आया होगा आप खुद सोचें। ये तो आप बताएंगे, क्योंकि कभी हमने इस किस्म के फ़न पारे, खूबसूरत फ़न पारे इस शक्ल में नहीं देखे कि मतलब आप उसको एक, अब देखें ना, मेरा इसमें जो है ये पेज लगे हैं, आर्ट कार्ड मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा। पहले मैंने काफ़ी सर्च की तो जिस पे वो मार्केट में जो जिस तरह कुरान पाक मिलते हैं वो बड़ा बारीक होता है पेज, तो उसमें अगर आप एक साइड पे लिखें तो दूसरी साइड पे नज़र आता है। तो ये मैंने मोटा पेपर इस्तेमाल किया। अच्छा, तो जब आप आर्ट वर्क करते हैं वो कितने किस्म का होता है, उसमें क्या कोई टाइप्स? मैंने तकरीबन 30 किस्म के मैंने आर्ट वर्क माशाल्लाह मतलब कि इंडिकेट किए हैं। तकरीबन 25 आर्ट वर्क में मैंने काम कर चुका हूँ। ये देखें, ये एक है फ्लोरल आर्ट है, ये ओरिजिनल है। फ्लोरल में प्लीज़ ज़रा कैप्चर कीजिए इसको। फ्लोरल में मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है। अच्छा, ये सज्जाद साहब मैं देख रही हूँ माशाल्लाह जो आपने इतने खूबसूरत फन पारे अपने सामने रखे हैं और अब ये आप लिख भी रहे हैं अपने हाथों से, तो ये सारा काम मैं देख रही हूँ कि एक इस्लाम को, दीन को, मज़हब को लेकर आपने किया है, कुछ इस्लामी काम है ये सारा जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह से। कभी शौक़ नहीं पैदा हुआ, जिस तरह से हम देखते हैं बड़े ऐसे आर्टिस्ट हैं वो ऐसे फ़न पारे तैयार करते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी लेकर आते हैं वो। आपको मैं देख रही हूँ कि आपने सिर्फ आयात हैं और मसाजिद हैं और इस हवाले से आप चीज़ें तैयार करते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट इसमें है या आप समझते हैं कि उसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं और समझते हैं कि ये काम ज़्यादा अच्छा होगा? इसमें तो मैंने देखे नहीं, ये सिर्फ मसाजिद नहीं है, मेरे और भी आर्ट्स इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
इस्लामिक ब्लू आर्ट है मस्जिदें, फिर अजरक आर्ट है लेटेस्ट मैंने बनाया है, इसके अलावा कौसे कज़ा है, रेनबो आर्ट है। तो बहरहाल मेरे तो जहन में ये था कि एक डिफरेंट तरीके से जो है ना कुरान पाक प्रिंट करें। प्रिंटर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, लोग इस तरह डिमांड करें कि जी मुझे मस्जिद नबवी का ऐसा कुरान पाक चाहिए जिसमें मस्जिद नबवी की तस्वीर हों, या खाना काबा की तस्वीर हों, या फ़लाँ मस्जिद शेख ज़ियाद बिन सुल्तान है, ये मैंने किया है। इसमें फैसल मस्जिद की हैं सारी जी, फैसल मस्जिद वाला ठहर टिफिन पारे में नहीं वो फैसल मस्जिद वाला की आंख से जो हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने खूबसूरत तरीके से फैसल मस्जिद का मेरे ख्याल में एक चीज़ है, बड़ी इनोवेटिव सी ये चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सजाद हैदर साहब। आप फन पारे करें, हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, और जब हम ब्रेक की बात करते हैं तो उससे वापस आते हैं तो हमारे पास हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत कुछ होता है। तो जल्दी से हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, और आप कहीं मत जाइएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में जल्दी से, क्योंकि अपना फ़ोन उठाइए क्योंकि कॉल मिलाने का वक्त आ चुका है। वापस आएंगे तो बात करेंगे उन अहम बीमारियों से मुतालिक, उन अहम ऑर्गन से मुतालिक जो आपके जिस्म के अंदर तो मौजूद होते हैं, जिनकी तशखीस मुश्किल होती है और कभी कभी नामुमकिन भी नजर आती है। छोटी सी ब्रेक, सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बात करते हैं हम बहुत सारे अहम इश्यूज से मुतालिक, और ख़ास तौर पर उन बीमारियों से मुतालिक जो छुपी रहती हैं और अपना असर या अपने असरात या अपनी निशानियाँ उस वक्त ज़ाहिर करती हैं जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो पाती या कोई बड़े हमें असरात या एलिमेंट्स नज़र नहीं आते। हम बात करेंगे आजकल जो बहुत ज़्यादा इशू हमें नज़र आता है, नौजवानों में भी नज़र आता है, वो इशू हमें ख़वातीन में भी नज़र आता है, वो इशू हमें बुढ़ापे में जाने वाले तमाम अफराद के अंदर भी नज़र आता है। वो मामला होता है लिवर का, यानी कि आपके जिगर का मसला होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, हॉस्पिटल्स में आना शुरू हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमें पता चल रहे हैं जिनको लिवर कैंसर भी हो रहा है, और लोगों को नहीं पता होता कि उनका जिगर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम अपने बेसिकली तमाम ऑर्गन्स का ख्याल रख रहे होते हैं, पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं, खेल कूद अपनी कर रहे होते हैं, डाइट अपनी ले रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं, और जिगर एक कहा जाता है कि खामोश तरीके से हमलावर होता है। अगर ये बीमारी आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके लिवर के अंदर, तो ये खामोश तरीके से आपके ऊपर हमलावर होता है, और उस वक्त तक ये अपने असरात आपको सामने नहीं रखता जब तक कि आपके इसके जद में नहीं आ जाते इस बीमारी के अंदर। तो आज हम बात करेंगे जिगर की बीमारियों से मुतालिक, ये क्यों होती हैं, इसकी निशानियां क्या होती हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं, और इसके बचाव का तरीका क्या होता है, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, या किन चीज़ों को हम अपने अंदर महसूस करें तो हमें फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप भी जल्द फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर राजा यासिर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिगर से मुतालिक और उनकी बीमारियों से मुतालिक एक डिटेल गुफ्तगू हम इनसे करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ही देर में हमें हमारी माहिर ग़िज़ाइयत भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे कि डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये मसला होता क्यों है, हमें इसका पता क्यों नहीं चल पाता, ये एक खामोश हमलावर की तरह हम पे क्यों हमला करता है, इसकी आप रीज़न्स बताएं। देखिए, पहली चीज़ तो समझने की है कि जो जिगर की बीमारियां हैं ये ऑन द राइज़ हैं, यानी कि बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ। अब इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिगर की जो कि अपने साइन सिम्टम्स शो कर देती हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पीला यरकान हो रहा है, जिसको हम हेपेटाइटिस ई कहते हैं, जी। जिसके अंदर जॉइंडिस हो जाता है, मरीज़ का मैदा ख़राब हो जाता है, थकावट महसूस करता है और हॉस्पिटल आ जाता है। जी। एक और हेपेटाइटिस की टाइप है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी हैं। ये वो हेपेटाइटिस हैं जिनके अलामात या
उनकी असरात नहीं आते और मरीज़ को इसका पता नहीं लगता क्योंकि उसको कुछ हो ही नहीं रहा होता, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता नहीं। बिल्कुल। बट कभी लाइफ में आपने ब्लड देना हो या कुछ और ऐसी चीज़ करनी हो, वहाँ पे पता लगता है कि दे हैव हेपेटाइटिस बी एंड सी, और तब तक वो हेपेटाइटिस जिगर को कितना नुकसान पहुँचा चुका होता है ये हम अंदाज़ा उसी वक़्त लगाते हैं जब मरीज़ हमारे पास आता है। आजकल हेपेटाइटिस बी सी का इलाज तो बहुत बेहतर हो गया दुनिया में, लेकिन फिर भी ये बीमारी उतने ही ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। और उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि खून की जो मुंतकली है या खून लगना, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हुई हो, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस वो इस्तेमाल हो रही हैं। जी, वो इस्तेमाल हो रही हूँ। आईवी ड्रग एब्यूज़र्स, यानी कि जो लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं सिरिंजेस के ज़रिए, फिर हस्पताल के आलात अगर प्रॉपरली स्टरलाइज ना हो, साफ़ ना हो, तो सर्जरी के ज़रिए ये फैल सकती है, माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या ज़रूरी है कि अगर आपका लीवर इफ़ेक्ट कर रहा है या आपके लीवर को कोई बीमारी हो गई है या आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसकी रीज़न हेपेटाइटिस होता है? क्या हेपेटाइटिस जिस शख्स को नहीं है उसको भी जिगर का मसला हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिगर को डैमेज कर सकती हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं, कुछ ड्रग्स हैं। जिस तरह बाहर की दुनिया में अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, एक वो चीज़ है जो जिगर को ख़राब कर सकती है। कई दफ़ा आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिगर को ख़राब करना शुरू कर देती है। और एक चीज़ समझने वाली कि अब जो चीज़ जिगर की बीमारियों के साथ बढ़ रही है उसको हम कहते हैं फ़ैटी लिवर, यानी कि NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़, जो कि आपके खाने पीने से, आपकी डाइट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और एस्टिमेटेड ये है कि 20 साल बाद शायद हेपेटाइटिस बी सी से इतने लोगों का जिगर ख़राब ना हो जितना कि इस बीमारी से हो। और आपकी खुराक जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है अगर वो प्रॉपर नहीं है। मेडिसिन कितना मुतासिर करती हैं आपके लीवर को, ये भी डॉक्टर साहब से जानेंगे, मगर इस वक्त हमारे साथ कॉलर है रियाज खान मालाकंड से, उनसे बात कर लेते हैं। जी रियाज खान, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे जो है मालाकंड आया हुआ हूँ घूमने के लिए, लेकिन मैं मॉडल कॉलोनी कराची से मेरे ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पे जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाता हूँ तो वो 92 न्यूज़ ही उन्होंने लगाया हुआ होता है। इत्तेफाक से मैं एक घर में आया हूँ तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग खातून हैं और कुछ और भी लेडीज़ हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आज डॉक्टर साहब वगैरह आए हैं जिगर की, तो ये क्या बीमारी है, कैसे इन बेचारों को, तो ये पसमंदा इलाका है, गाँव का एरिया है, तो यहाँ लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होता कि ये बीमारी क्या है। तो इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरीके से ये जो है स्टार्ट होता है, इसकी कैसे पता चलता है कि जिगर खराब हो रहा है, बी है, सी है, ए है, क्या है? ये लोग चाहते हैं कि इनको ऐसा कोई आप बात बताएं कि जहां से शुरुआत हो तो ये फौरन इसका इलाज जो है वो किसी हकीम से कराएं, किसी होम्योपैथिक से कराएं या किसी डॉक्टर से कराएं, क्या कराएं, इसके बारे में जरा डिटेल से बताएं, और क्या खुराक और क्या परहेज वगैरह क्या होनी चाहिए। ठीक है रियाज खान, आपका बहुत शुक्रिया। आप ये शो हमारा देखते रहेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि इसके लिए डाइट क्या होगी, अलामात क्या होती है और इसके इलाज के लिए आपको किससे कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर हैं अब्दुल कुद्दूस साहब हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब, वेलकम करेंगे आपको, डॉक्टर साहब मौजूद है, क्या जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ी शॉर्ट सी बात पूछना चाहूँगा कि ये तो जिस तरह ये मिडल वर्ड की या बात करते हैं, लेकिन आपको पता है जिगर की प्रॉब्लम अच्छे घरानों में भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मैं अपनी बात करता हूँ कि मतलब भाई मैं एक साफ सुथरी खुराक, साफ सुथरा खाना खाता हूँ, साफ सुथरी पानी और पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम मेरे जैसे बंदों के घरों में भी यानी रेशो तो जरूर कम होगी। जब भी आप डिस्कस करते हैं तो आप लोअर की बात करते हैं, लेकिन ये अच्छे घरानों में भी ये परसेंटेज तो जरूर कम है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2000 में बस आखिरी ये कुछ जो क्वेश्चन की तरफ लेके आ रहा हूँ, 2000 में मुझे बड़ा सीवियर किस्म का ये प्रॉब्लम हुई 2000 में, और अब तक जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि थकावट है या इस तरह की है, जीरो मुझे कंप्लेंट है, जीरो। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये दोबारा इसका अटैक हो सकता है
या मतलब मैं हर 3 माह बाद चेक कराता हूँ नेगेटिव ही है, तो कितने चांसेस हैं कि मेरे जैसे बंदे के ऊपर? ठीक है, कितने चांसेस हो सकते हैं? अभी तो माशाल्लाह से आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, मगर आप अभी भी इस चीज़ से खौफजदा हैं। ठीक है अब्दुल कुद्दूस, आपके सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रियाज खान ने भी सवाल के जवाब, उससे पहले हम मुतारिफ करा देते हैं, सिद्रा इम्तियाज साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये माहिर ग़िज़ाइयत है, जिन लोगों को जिगर का इशू होता है उनके लिए डाइट कैसी होनी चाहिए ये जानेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूछा गया इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह से आपको पता चलता है? अगर ये खामोश तरीके से हमला करता है तो उसके लिए इलाज क्या होना चाहिए? हकीम हो, होम्योपैथिक का इलाज हो, या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस बीमारी को ढूंढने के लिए आपको अपने जिगर के टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेस कराने चाहिए। मतलब कितना अर्सा उसमें चाहिए होता है? कम से कम भी आप साल में एक दफ़ा अपने जिगर के टेस्ट ज़रूर कराएं। और ये बीमारी क्योंकि छुपी हुई है तो आपको पता जिगर के टेस्ट से ही पता लगेगा। और अब तकरीबन तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप एक दफ़ा अपने जिगर का ज़रूर चेक कराएं। और देखा यह गया जिन फैमिलीज़ में हेपेटाइटिस बी या सी होती है उनके अंदर उन फैमिलीज़ में हेपेटाइटिस बी और सी दूसरे लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हैं तो आप ज़रूर अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराइए। तो पहली बात तो ये कि इसको तशख़ीस करने का तरीका क्या है, वो स्क्रीनिंग है। कि आप हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराइए ताकि आपको पता लगे कि ये है कि नहीं। दूसरी बात, अलामात का ये मसला है कि ये चीज़ छुपी रहती है, ये सिर्फ टेस्ट पे ही बाहर आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं, मेन कंप्लेंट होती है कि जी हमें थकावट हो जाती है, शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार हो जाता है, पूरा दिन हम ठीक होते हैं बट शाम को वी आर डाउन और हमें थोड़ी फटीग होती है। और सेकंड कॉमन प्रेजेंटेशन जो है वो पेट का ख़राब होना। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा पेट अमूमन ख़राब रहता है, मैदा ख़राब रहता है, कुछ खा लें हज़म नहीं होता। तो जब हम उन लोगों में टेस्ट करते हैं तो यूजुअली हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव आता है। अच्छा, एक उन्होंने सवाल किया कि खुराक क्या होनी चाहिए। देखिए, खुराक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल बता देंगे। लेकिन जो कुद्दूस साहब ने क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब कि उन्होंने कहा कि वो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, सेहतयाब हो चुके हैं इस बीमारी के बाद, अटैक होने के बाद। अब वो बिल्कुल थकावट उन्हें नहीं होती, बिल्कुल फिट रहते हैं, मगर उसके बावजूद वो अभी तक खौफज़दा है कि खुदा न खास्ता ये दोबारा से हमलावर तो नहीं हो जाएगी ये बीमारी? जी देखें, इसमें रिलैप्स रेट तो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को इसलिए दोबारा होता है कि हम उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करते। हम उसी मोहल्ले में उसी डॉक्टर से वही यूज़ सिरिंज दोबारा लगवा लेंगे किसी की, तो हेपेटाइटिस बी सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक मिथ है कि ज़रा सी पेन हो हम डॉक्टर के पास जाके या जो भी वहाँ प्रैक्टिशनर होता है उससे, अब ये हमें नहीं पता कि वो क्या करता है। तो आप इंश्योर करें कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ना करे आपको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ब्लड को पहले प्रॉपरली स्क्रीन कराएं, उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस है कि नहीं, एंड देन गेट इट डन। आपके डाइट क्या होनी चाहिए? जिस तरह से हम जिगर के ऊपर उसकी बीमारियों से मुतालिक बात कर रहे हैं, इससे बचाव के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए? हमें लगे कि अपने डेली रूटीन में हमें ये चीज़ें खानी चाहिए, या अगर हम इस बीमारी का शिकार हैं तो फिर हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कौन सी ऐसी चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर लेनी चाहिए जिससे हम इससे बच सकें या इस बीमारी को रोक सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिवर के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, हमारे जिस्म में क्या काम करता है। हर ऑर्गन बॉडी का इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिवर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपके ब्लड को मतलब एक तरह का डिटॉक्सिफाई कर रहा है, हमारी बॉडी को साफ़ कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आ गया या ग्लाइकोजन जो हमें एनर्जी देता है, इसको वो बनाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो स्टोर भी हो जाते हैं, लाइक विटामिन ए, इस तरह के, और बहुत सारी चीज़ें मेटाबोलाइज करता है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक अगर हमारा लिवर किसी भी वजह से अफेक्ट हुआ हुआ है, या तो कोई लिवर की बीमारी है, कोई और बीमारी है जिसकी वजह से हमारा लिवर सही काम नहीं कर रहा, उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 चीज़ ये है कि आपने ऑर्गेनिक चीज़ें खाने की कोशिश करनी है। मतलब जितना आप ज़्यादा नेचर के क्लोज रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिवर को उतना काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि हम बता रहे हैं कि लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना है, मतलब आपके जिस्म को जो आप चीज़ें खा रहे हैं उसको प्योर बनाना है एक तरह से। तो अब अगर आप जितनी ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खाएंगे या ऑर्गेनिक नहीं होंगी, नेचर से हट के होंगी, तो ऑब्वियसली लिवर को ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हमने ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है, मतलब
नेचुरल चीज़ें खानी है, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना है। दूसरा ये कि लिवर के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं, मतलब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली लिवर का इशू क्या है। बाज़ औक़ात ये है कि अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर का सिरोसिस हो जाता है, यहाँ पर ये है कि बहुत अगर मोटापा हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से आपका फैटी लिवर हो जाता है। सो डिफरेंट इशूज़ हो जाते हैं। हेपेटाइटिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो हर एक के अंदर बीमारी के अंदर डाइट जो है वो डिफरेंट होगी। बस जैसे मैंने बताया कि हमने ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल चीज़ें खानी हैं। दूसरा ये कि बाज़ का लिवर के इशूज़ के अंदर हमें सोडियम को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है आपके एसाइटीज़ हैं बॉडी के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा होता है सोडियम, जिससे हमें बचना चाहिए। और आप समझते हैं कि ये डाइट हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये कि टेबल सॉल्ट जो है वो एक ऑब्वियसली सोडियम का सोर्स है। इसके अलावा डाइट के अंदर जैसे हम बेकरी आइटम्स लेते हैं, इसके अवॉइड करना चाहिए, कम करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह वो भी सोडियम का एक सोर्स हो जाते हैं। देन हम चाइनीज़ सॉल्ट अब तो ऑब्वियसली बैन हो गया, यूज़ नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोडियम प्रोवाइड करता था, स्पेशली फास्ट फूड के अंदर वही से टेस्ट बनता है। सो वो आ जाता है। या फूड के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर लाइक स्पिनच है, उसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। सो आपने वो देखना ये कि आपने कितनी अमाउंट जो है वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द लाइक पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर जिस पेशेंट को की बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, फिर हम सोडियम के साथ साथ पानी को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने ज़्यादा फ्लूइड वाली चीज़ें भी नहीं खानी, लिमिटेड अमाउंट में पानी लेना होता है। दूसरा ये है कि अगर लिवर का कोई ऐसा मसला है कि जैसे हेपेटिक कोमा हो जाता है कि आपका ब्रेन भी आप मतलब लाइक थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा होता है हेपेटिक कोमा में चले जाते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि हमने अपनी डाइट में प्रोटीन को भी जो है वो देखना पड़ता है कि आपने एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन नहीं लेनी और प्लांट वेजिटेबल सोर्सेज से हम प्रोटीन लेते हैं, मतलब दालें खा सकते हैं। के ज़्यादा करीब रहना होगा और हमें उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना होगा जिनके अंदर सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है। और जिस तरह से हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थी, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था, डॉक्टर साहब से भी उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे, मगर इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है सिद्रा हुसैन सक्खर से, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्रा, आपको वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। क्या जानना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 फिदा हुसैन साहब। अच्छा सर, मुझे हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ था 2010 में, लिवर हेपेटाइटिस बी डेल्टा जी। तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया, जो 12 महीने का ट्रीटमेंट है वो प्लेटलेट्स कमी की वजह से मेरा ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन 18 महीने में मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक रिकवर्ड है कि नॉन डिटेक्टेड है PCR। तो ये जो सिरोसिस हो चुका है तो उसकी कोई रिकवरी नहीं होती, कोई उसके लिए कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं है, लेकिन PCR तो नेगेटिव है। लेकिन ये है कि हेपेटाइटिस जो सिरोसिस है वो तो मुसलसल वही है, वो उसी कंडीशन में अभी तक मौजूद है। अच्छा ठीक है, बड़ी ये अहम चीज़ आपने पूछी है। ठीक है फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शो देखिए, अभी आपका आंसर लेते हैं, मगर इसके साथ साथ जैन अली है हमारे साथ कोयटा से, ये कॉलर, इनसे बात कर लेते हैं। जैन, क्या जानना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि मैं मुझे थोड़ा जो है स्टमक का प्रॉब्लम है, और स्टमक की प्रॉब्लम के साथ साथ मुझे डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आपका जो जिगर भी ख़राब है। अच्छा। और वो वजह इसकी ये बताते हैं कि पहले तो दरअसल मैं बहुत सारी वर्जिश वगैरह करता था, खिलाड़ी था, लेकिन अभी जो है बहुत तेज़ी से वेट गेन कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे मतलब कभी कभी जो है ना क्या इसका नाम है, बहुत सीने की तरफ जो है तकलीफ होती है, जलन सी होती है। अच्छा। और कोई खुराकें भी जो है मैं जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं उनसे पूछना चाहता था डाइट इस हवाले से क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस हवाले से डाइट भी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया जैन आपका। डॉक्टर साहब, जो बड़ी अहम सवाल थे, कॉलर ने पूछा कि उन्हें हल्का फुल्का सा हेपेटाइटिस है, मगर डॉक्टर्स कहते हैं आप अपनी डाइट बेहतर करें। आप क्या समझते हैं? बाकी ये तो हमारे दो कॉलर्स थे, इन्होंने भी बड़ी अहम बात पूछी। जो हल्का फुल्का हेपेटाइटिस है, इसका मतलब है कि इनका टेस्ट तो पॉजिटिव होगा फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी, लेकिन इनका PCR नेगेटिव होगा, यानी कि हमें इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इनको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस वक्त हम 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 में से आप 10 का अल्ट्रासाउंड करें तो तकरीबन 6 से 7 लोगों का लिवर फैटी होगा, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि हमारा लिवर इज एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ फैट। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिवर के टेस्ट बड़े होते हैं फैटी लिवर की वजह से, लेकिन डेफिनेटली उनको इलाज की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें खुराक, एक्सरसाइज और अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत होती है, उसी से उनके लिवर फंक्शंस बेहतर हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर आप
कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है हेपेटाइटिस के लिए, तो आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें। एक और सवाल पूछा जो सक्खर से था मेरे ख्याल से, कि हेपेटाइटिस बी है उनको और उन्होंने 1.5 साल का ट्रीटमेंट कराया जो कि डेफिनेटली इंजेक्शन से हुआ होगा। इस सूरत में एक तो इनको अपने लिवर के टेस्ट ऑफ रेगुलर एटलीस्ट ईयरली बेसिस पे कराने चाहिए, 6 महीने से साल। दूसरी बात यह कि क्योंकि इन्होंने कहा मुझे सिरोसिस हो गया, जो कि लिवर की एक बड़ी हुई बीमारी की फॉर्म है जहाँ लिवर श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि लिवर कितना सिकुड़ा है। अगर तो वो अपने काम कर रहा है एंड यू आर डूइंग वेल विद इट तो फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर वो बड़ा हुआ है सिरोसिस तो लिवर ट्रांसप्लांट ही इसका मेन हल है। बहुत महंगा इलाज जी एग्जैक्टली, बहुत महंगा है। लेकिन देखिए एक चीज़ समझने वाली है कि हमारे मुल्क में अभी लिवर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ है, हमारे पास बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान दुनिया की टॉप उन मुल्कों में है जहाँ हेपेटाइटिस बी सी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास इस वजह से सिरोसिस भी बहुत है। लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जैसे PKL आई है, शिफा है और बहुत सारे सेंटर्स हैं जिन्होंने अब लिवर ट्रांसप्लांट शुरू किया है, तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह लिवर ट्रांसप्लांट इजीली अवेलेबल। वो पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, उनको एक तो कह रहे थे मैदे का मसला, स्टमक इशू है उनका, जिगर भी उनका ख़राब है और सीने में उनको तकलीफ महसूस होती है। देखिए ये ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं ये मैदे के हैं, ये उन्होंने मैदे के सिम्टम्स ज़्यादा बताए हैं। और फैटी लिवर जिन लोगों को होता है उनमें यूजली मैदे के सिम्टम, पहली बात तो वहीं पे कि आपने अपने टेस्ट ज़रूर कराने हैं रूल आउट करने के लिए कि हेपेटाइटिस बी या सी है कि नहीं है। और दूसरा ये है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें। हम लोग अगर आप रूटीन में देखें जो चीज़ें हमारी, मेरे ख्याल से सिद्रा ज़्यादा बेहतर हमें इस पे गाइड कर देंगी, लेकिन हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मैदे की एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ा देती हैं। मतलब फिजी ड्रिंक्स हम इतना कॉमनली यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी के घर चले जाएं तो वो इसमें ही फील्स गुड कि वो आपको फिजी ड्रिंक पेश कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद दिस इज़ एन नॉर्म। लेकिन आप ये समझिए कि एक फिजी ड्रिंक लेने से आपकी पूरे जिस्म की पीएच और आपकी सारी एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाती है। हमारी डाइट ऐसी है, आपको देखें डाइट के मामले में डिटेल्स तो सिद्रा बताएंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें अगर आप कुरान में चीज़ भी उठाएं तो उसमें हर चीज़ के बारे में इत्तेदाल लिखा है। आप इत्तेदाल से खाएँ, नेमतें आपके लिए और हमारे लिए अल्लाह पाक ने बनाई हैं, लेकिन हम उसको इत्तेदाल में नहीं रखते। जैसे बहुत सारे शुगर के मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पे आम पे पाबंदी है, तो हम उन्हें कहते हैं कि भैया आप आम ज़रूर खाएं, हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं आम से, मगर इत्तेदाल से कुछ। लेकिन आप ये नहीं, हमारा जैसे तरीका है कि पहले आप 2 रोटियां खाएंगे, फिर 2 आम खाएंगे, फिर लस्सी पिएंगे, तो आप आपको उस दिन फील होगा कि आपने खाना खाया है। तो आप आम और खा लें, बाकी रोटी ना खाएं, तो आपकी कैलोरीज बैलेंस, आपने बैलेंस है। हाँ, बैलेंस होना ज़रूरी है। मगर जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो सिम्टम्स एक कॉलर ने बताया वो मैदे के मसला था उनका, तो ये सारे मामला जो ख़राब होते हैं इसमें से तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, और वो लोग जिनको वाकई स्टमक का इशू होता है उनको खाने में भी बहुत मसला होता है, किन चीज़ों से अवॉइड होना चाहिए और किन चीज़ों को आप अपनी रोज़ाना रूटीन का हिस्सा बना लें कि ये चीज़ें आपने खानी है। जैसे भी बात भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप फिजी ड्रिंक्स लेते हैं या इसी तरह से और चीज़ें जो कैफ़ीन का अच्छा ज़्यादा सोर्स है, जैसे टी, कॉफ़ी वगैरह, चाय के बहुत ज़्यादा नशेई होते हैं हम अक्सर, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि आपको एसिडिटी फील होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, ये मिर्चें, लाल मिर्चें डाल के, तली हुई चीज़ों से भी, ऑब्वियसली फैटी चीज़ों से भी होता है। सो उसके जिनको मैदे का मसाइल है उनको एक तो मिर्चों से अवॉइड करना चाहिए, कैफ़ीन वाली चीज़ों से अवॉइड करना, मतलब फिजी ड्रिंक्स नहीं लेने, दूसरा चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी है। दूसरा ये है कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए, बजाय कि एक ही वक्त में दिन का कुछ नहीं खाया, रात को आप पेट भर के खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपने थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाएं, लेकिन कम मिकदार के अंदर, कम मिकदार। अच्छा, ये भी सीधा मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं तो आप कोशिश करें, अगर आपने अपनी डाइट को बेहतर रखना है, अपनी सेहत को बेहतर रखना है, तो आप जो डाइट आपकी ड्रिंक्स होती हैं, डाइट ड्रिंक्स होती हैं विदाउट शुगर, आप वो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, तो शायद आपके अंदर वो बीमारियां नहीं फूटेंगी, या शायद आपके अंदर वो शुगर लेवल नहीं उस तरह से बढ़ेगा, या आप उस तरह से मोटे नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट सही है कि आप डाइट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? मगर डाइट ड्रिंक्स के अंदर मतलब लाइक मिठास तो नहीं, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर एडेड है, तो बेसिकली इतने कैलोरीज तो नहीं देगा वो, लेकिन ये है कि उसके अंदर और चीज़ें तो है ही ना, मतलब आपकी हड्डियाँ को नुकसान तो पहुँचाएगा, मतलब फॉस्फोरस है, वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो वो एसिडिक ही प्रोड्यूस करेगा, चाहे उसके अंदर शुगर है कि नहीं है। तो आई थिंक हमें अपनी फ्राइड चीज़ें तली बहुत ज़्यादा, आप देखें हम लोग बाहर से खाते हैं, दिस इज़ ऑल डीप फ्राइड थिंग्स, और वो आपके मैदे को और फिर फैटी
फैटी लिवर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका वज़न कोई 110 kg हो तो या 120 kg हो तो आपको फैटी लिवर होगा। हमारे पास रूटीन में जो लोग आ रहे हैं, दे आर वेरी थिन स्लिम, स्मार्ट हैं, बट व्हेन दे गेट द अल्ट्रासाउंड उनका लिवर फैटी है, उसके ऊपर चर्बी है। और हर इससे कैसे बचना जैसे डॉक्टर साहब, उसमें किस चीज़ से अवॉइड हो? फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनका परहेज़ करें। ऑयली चीज़ें, अब देखें हमारे घर में अब पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टू मेक फ्राइड थिंग्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द फैमिली। अब बनी बनाई आ गई, पीपल जस्ट डू इट। अब देखें आप, पीपल डोंट हैव टू स्पेंड टाइम। अब हमारी चीज़ें यही ज़्यादा हैं, घर का खाना बच्चे नहीं खाते, दे वांट टू गो आउट। सो यू नीड टू चेंज योर डाइट बिकॉज दिस फैटी लिवर डिजीज़ इज़ गोइंग टू बी, ये एक ज़्यादा बर्डन होगा 20 साल बाद। ये बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है। और अगर इससे इस किस्म की लीवर की, आप जिगर की बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसा से सिद्रा साहिबा ने हमें बताया, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, एक तो तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें, उन चीज़ों से अवॉइड करें जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं, अपनी डाइट को इस तरह से बैलेंस करें कि वो आपके लिए बिल्कुल सही रहे और एक प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट आप लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। सिद्रा इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उस बेटी की जिसके रूप तो कई हैं मगर माशरे में उसका मकाम वो क्यों नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबह सवेरे बात हो रही है बेटी से मुताल्लिक कि बेटी की पैदाइश पर क्या मसाइल सामने आते हैं, बेटी की पैदाइश पर औरत को क्या कुछ फेस करना पड़ता है, बेटी की पैदाइश पर मुआशरा उसके साथ क्या सलूक करता है, या बेटी की तरबियत की बात हो या बेटी की तालीम की बात हो तो सोसाइटी, उसके अपने घर वाले उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। एक तस्वीर का ये रुख है मगर उफ़क़ पर हमें दमकते चमकते बड़े सितारे भी नज़र आते हैं जो बेटियां ही हैं, जो हर रूप में नज़र आती हैं, हर दौड़ में नज़र आती हैं, हर कामयाब जगह पर नज़र आती हैं। कुछ बेटियां हैं जिनसे जो उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे हैं, उनसे आपकी मुलाकात आज हम सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस सेगमेंट में आपसे कराएंगे। अगर आप भी अपनी बेटी को कामयाब करने के लिए पुरअज़्म हैं या फिर आपकी बेटी भी किसी जगह पर, अहम रुतबे पर, अहम ओहदे पर खड़ी है या कामयाबियाँ समेट रही है तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस सेगमेंट में हमारे साथ ज़रूर शामिल हो जाइए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है इस्लाम बेटी के हवाले से उसकी पैदाइश, तरबियत और उसकी शादी से लेकर तमाम तरके में उसके हिस्से से मुतालिक क्या कहता है, उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे पास माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और इसके साथ साथ कुछ कामयाब बच्चियाँ, कुछ कामयाब बेटियाँ, इसमें इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी सलमा खान जो कि जीप रेसर हैं, इनसे इनकी कामयाबी की वजह भी जानेंगे और इनके पेरेंट्स की सपोर्ट भी जानेंगे। नरगिस हमीदुल्लाह हैं, ये कराटे प्लेयर हैं, ये कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगी, इनसे भी इनकी कामयाबी का राज जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले डॉक्टर साहब बेटी से मुतालिक बात आगे बढ़ाएंगे, मगर इसमें बेटी की अहमियत, बेटी की पैदाइश, उसकी तरबियत से मुतालिक हमारा दीन क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर जाहिलियत में औरत की हैसियत मजमूई तौर पर इंतहाई नागुफ्ता बह थी। बहुत बुरा उसके साथ सलूक किया जाता था, उसको हकीर समझा जाता था। और ख़ास तौर पे जो आज का हमारा मौजू है बेटी के हवाले से, उसके हवाले से कुरान करीम में एक नक्शा खींचा है कि जब किसी के यहाँ बेटी की विलादत होती थी तो उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। अरब के बाज़ कबीले ऐसे थे। तो कुरान करीम ने उस मौके पे फरमाया वाइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा बेटी से कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। ये बात नहीं है कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं किस जुर्म में कत्ल हुई, जुर्म तो है ही नहीं, जुर्म तो उसका सिर्फ औरत होना, बेटी होना था, बेटी होना। तो ये ज़जरो तौबीख के लिए, डांट डपट के लिए और सज़ा देने के लिए पूछा जाएगा। और इसी तरह कुरान करीम की एक और आयत में बयान किया गया है कि जब काफिर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती है तो उसका जो चेहरा है वो स्याह पड़ जाता है और वो गुस्से से भर जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम, कि जब उन्हें बेटी की खुशखबरी दी जाती है, आयत के अल्फाज ये हैं, तो यहाँ से मालूम हुआ कि बेटी की विलादत घर वालों के लिए खुशी का बायस है, बिल्कुल मसरत का बायस है। तो इस टुकड़े से ये मालूम हो गया। और इस पे जो रंज करना,
दुख का इजहार करना या अपने लिए गैरत का मसला बनाना कि बेटी पैदा हो गई है, लोग क्या कहेंगे, ये सारा कुरान करीम ने बता दिया कि ये काफिराना रविश है, ये उनका तरीका है, इससे बचना चाहिए। और इसी तरह तीसरी आयत जिसमें बेटी की अज़मत फजीलत वाज़े हो जाती है, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया कि मैं ही अता करता हूँ जिसे चाहता हूँ बेटियाँ। इसका जो सबसे पहले ज़िक्र किया, यहाबू लिमन यशाउ इनाथा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटियाँ अता फरमाता है। उसके बाद फरमाया जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। उसके बाद फरमाया जिसे चाहता है दोनों अता फरमाता है। और उसके बाद फरमाया जिसे चाहता है इन दोनों नेमतों से महरूम रखता है, कुछ भी अता नहीं फरमाता। यानी ये मुख्तलिफ नेमतों का इजहार कर दिया कि सबसे पहले जो जिक्र किया है बेटे और बेटी में से अल्लाह ताला ने वो बेटी का जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले। तो ये उसकी अज़मत के लिए बहुत बड़ी दलील है। और इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को जो औलादें अता फरमाई, बाज़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनको सिर्फ बेटियाँ अता फरमाई, जैसे हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम है, हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम है, उनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ थीं। जैसे हज़रत लूत की 2 बेटियाँ थीं, वो हज़रत लूत पर ईमान लाई थी। वो दौर था जब उनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन 2 बेटियां उन पर ईमान लाई, उनकी मुमिदो मुआविन बनी। और एक जो बेटी है उनकी वो हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालदा, और एक जो है हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की दादी मोहतरमा। और इसी तरह हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता फरमाई, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटों की नेमत से नवाजा। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियां भी अता फरमाई और बेटे भी अता फरमाए। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मतलब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिससे बहुत खुश होता हूँ उसको मैं बेटी अता करता हूँ, उसके घर में रहमत भेज देता हूँ। जी ऐसे ही है। तो इसमें असल बात यह है, एक जुमला भी किसी ने बड़ा खूब कहा, उसने कहा कि बेटे की विलादत किस्मत की बात है और बेटी की विलादत खुशकिस्मती की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक बेशक, मेरा अल्लाह मेरा रब जिससे खुश होता है उसके घर में बेटी की रहमत उतार देता है। आप भी बेटी हैं डॉक्टर ताहिरा साहबा, कामयाब है माशाल्लाह से, किसी जगह पर किसी मकाम पर ख़ुद को खड़ा पाती हैं। तमाम बेटी पैदा होती है, बेटी भी बनती है, मुश्किल वक्त आता है बेटी बाप भी बनती है, बेटी भाई भी बनती है, बेटी माँ भी बन जाती है। बेटी के कई रूप हैं, हर रूप में हर जगह पे बेटी आपका सहारा बने हुए हमें नज़र आती है। वालिदैन के बुढ़ापे का कहा जाता है सहारा ही बेटी है। तो इतने सारे रूप अल्लाह ने दिए हुए इस एक बेटी को, तो ऐसी क्या साइकोलॉजी है कि हमारा मुआशरा, हमारा जहन, हमारा घराना उसको वो मकाम नहीं दे पाता जो हमारे रब ने दे दिया, हमारे इस्लाम ने दे दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माशाल्लाह औरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, साइकोलॉजिकली भी। हम समझते यही है कि जो फिज़िकली जो कमज़ोर हैं, बट जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ कि एक औरत अगर बच्चा पैदा कर सकती है तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग किसी भी मुश्किल से टकरा सकती है। सो हमें जो बेसिकली हमारी सोसाइटी की अपनी एक साइकोलॉजी, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम जो है हमने, मैं समझती हूँ कि एक ऐसी जगह पे गुजारा है जब हम इंडिया में होते थे, तो उस वक़्त शायद बेटियों को उस तरह से नहीं देखा जाता था। उनको यानी एक अच्छी चीज़, अच्छा शगुन नहीं होता था बेटी का पैदा होना। सो अभी तक मैं ये समझती हूँ कि हम बेशक पार्टीशन हो चुकी हुई है हमारी, हम एक मुस्लिम कंट्री में भी हैं, स्टेट है हमारी, मुस्लिम लोग भी मुसलमान हैं ज़्यादातर, आज़ाद ज़िंदगी को यस, मगर इवन देन बहुत सारी हमारी रसूमात, बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो है ना अभी तक वो पीछे हिंदुआना ही हैं, वही चलते आ रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब हम इंडिया को देख लें, शायद वहाँ पर भी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, यूरोप में भी औरत का मकाम बहुत बेहतर हो गया हुआ है। मगर ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामिक स्टेट भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ अल्लाह के नाम पे भी होता है, कलमा गो लोग भी बहुत हैं, मगर यहाँ की साइकोलॉजी जो है ना वो अभी तक वही है कि जी बेटी जो है वो अगर बेटी पैदा हो जाती है तो वो औरत का कसूर है, और अगर बेटा पैदा हो जाता है तो वो आदमी का कारनामा है एक्चुअली। सो उसके ऊपर इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं। ये सिर्फ एक्चुअली एक थिंकिंग है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और उसमें मैं ये समझती हूँ एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि औरत को जो है ना, जैसे जो माँ है उसको पहले से ये सिखा दिया जाता है कि जब वो बेटा पैदा करेगी तो वो उसकी अहमियत उस ख़ानदान में, उस घर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो जैसे
महारानी बन जाएंगी शायद। लेकिन अब वो उसकी अपनी सोच भी इसी में रहती है कि जब तक मेरा बेटा नहीं पैदा होता मैं तो अपने घर वालों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हूँ। और ऑन द अदर हैंड आप ये देखोगे कि जैसे ही किसी औरत के यहाँ बेटे की खुशखबरी उसको मिलती है, बेटा पैदा होता है, वो समझती है कि अब उसने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया कि अब उसको इस घर में कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी औरतें ने भी ये कॉन्सेप्ट जो है कंसीव किया हुआ है कि जी बेटा होगा तो ही वो बहुत अहम है, अगर बेटा नहीं होगा। बात है डॉक्टर ताहिरा साहबा, जिस बच्चे को पैदा करने वाली एक माँ है वो खुद एक औरत है, वो कभी खुद बेटी होती है। शायद हमारे कुछ घरानों में सोच ही ऐसी पनपती है कि एक औरत भी सोचती है कि उसका अपने ससुराल में मकाम तभी हो सकेगा जब उसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा। मगर जान लें कि मेरा रब कहता है, इस्लाम कहता है, मेरा दीन कहता है कि मैं जिससे खुश होता हूँ मैं उसके घर में बेटी भेज देता हूँ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शायद लोग समझते हैं कि लड़कियां फिजिकल कमज़ोर होती हैं, मगर मेरे पास तो कुछ ऐसे सितारे हैं जो चमक भी ऐसे रहे हैं, अपनी कमज़ोरियां भी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है सलमा खान। ये एक जीप रेसर हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये भी फिजिकली कमज़ोर हैं, इनके रास्ते में क्या रुकावटें आई। मैं देख रही हूँ आप सलमा बहुत मुस्कुरा रही हैं, आप माशाल्लाह से बड़ी कामयाब हैं। उन ख़वातीन में, उन लड़कियों में आपका शुमार होता है जो बड़ी मजबूत हैं। तो ये मजबूती पेरेंट्स ने दी, खुद बगावत करके हासिल की, ये मजबूती आई कहाँ से आपके अंदर, ये कामयाबी मिली कैसे आपको? अस्सलाम वालेकुम। बगावत कह सकते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि जीप रैली काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स है और मतलब घर वाले थोड़ा सा स्टार्ट में तो थे कि भाई लड़की है पढ़ाई करे, पढ़ाई की तरफ आगे जाए। इसी तरह काफ़ी शोज़ में मैंने बताया कि मैं स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं थी और मैं कॉलेज स्कूल में भी मतलब एथलीट थी, नेशनल लेवल में मैं खेल चुकी हूँ। तो क्या कहते हैं, पेरेंट्स को था कि बस लड़की है पढ़ाई कर ले, मतलब शादी और ये वो। लेकिन इस तरफ तो खैर बिल्कुल भी उनका इरादा नहीं था कि मुझे मतलब इस तरह इजाज़त दें, तो बगावत तो करनी पड़ी मुझे। मगर सलमा ये शौक हुआ कैसे? रैली की और कैसे आपको ये शौक और आपको लगा कि भाई जीप रैली के अंदर ही सलमा का जाना जो है वो बड़ा कामयाब कर देगा सलमा को, कैसे शौक हुआ आपको ये? बचपन से ही मुझे मतलब थोड़े से लड़कों वाले शौक थे, लड़कियों वाले नहीं थे। मतलब गाड़ियों का शौक था मुझे और बाहर में खेलती थी बहुत ज़्यादा, तो बस वहीं से शौक आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। काफ़ी छोटी एज में मैंने गाड़ियाँ चलानी स्टार्ट कर दी थी, तो फिर वो माइंड उस तरफ था। फिर एक दफ़ा मुझे चांस मिल गया, तो वो मैं वही बता रही हूँ कि पहली रैली में थोड़ा लड़ झगड़ के मैं चली गई और पोजीशन भी ले ली उसमें मैंने। तो फिर उसके बाद स्लोली आहिस्ता घर वालों ने देखा कि मतलब इस तरफ ये काफ़ी है और उनको मतलब था स्टार्ट से कि मतलब ये स्पोर्ट्स की तरफ ही है। स्पोर्ट्स में मैं नहीं जा सकी, मेरा शौक था वैसे कि मैं या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में कोई मतलब नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ। नेशनल पे तो मैं खेल चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना अच्छे क्लब्स हैं, ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लड़कियाँ आगे जा सके। और फिर मुझे मोटर स्पोर्ट्स में चांस मिला, तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। चांस जो आपको मिला और जो घर वालों को लगा कि नहीं भी लड़की है, पढ़ लिख जाए, शादी हो जाए, ये तो पूछेंगे कि मुश्किलात कहाँ पर और कौन सी फेस करनी पड़ी। मगर इन मुश्किलात से टकराती हुई एक और बेटी है, और वो बेटी है कोयटा से हमारे साथ नरगिस हमीदुल्लाह। इनसे बात कर लेते हैं। नरगिस, आपने तो तमाम मुश्किलात को पछ डाल दिया, माशाल्लाह से आप बड़ी ज़बरदस्त कराटे प्लेयर हैं। लड़के तो दूर की बात, आप तो सबको डरा के रख देती हैं। आपको क्यों लगा कि इतनी कामयाबी आपको मिलेगी, इतनी मजबूती आपके अंदर मौजूद है, आप कहीं से कमज़ोर नहीं हैं और आप एक कराटे प्लेयर बन सकती हैं? कहाँ से लगा आपको कि ये शौक़ है और आपको ये पूरा करना है? कोयटा में तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चियां घरों के अंदर रहती हैं, ख़वातीन पर्दे के अंदर रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ तो आपको बड़ी मुश्किल हुई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात तो हमेशा होती है, जिस तरह कि आपने बताया बलूचिस्तान के अंदर कोयटा में ख़ास करके यहाँ पे लड़कियाँ या ख़वातीन ज़्यादातर घर में ही, घर के ही दायरे में रहते या बाहर ज़्यादातर एजुकेशन के ही तरफ जाते। लेकिन इसके बावजूद जब हम एजुकेशन की तरफ जाते, लेकिन मुझे जब मोटिवेशन मिला, मुझे इससे मिला कि मैं जब छोटी थी तो अब्बू ने मुझे, अब्बू की ज़्यादातर मेरे साथ अब्बू ने ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया कि आप
जाए, स्पोर्ट्स करे। तो मैं जब अपनी सीनियर्स को देखती थी बाहर, जब हम लोग जाते थे, कोई भी लड़का उनको छेड़ते थे या कुछ भी बताते थे तो वो कॉन्फिडेंस से पलट के उनको जवाब देते थे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि हम भी मतलब जवाब दे, कुछ मतलब उनको इस तरह ना करे कि वो हमेशा बताए, कुछ बताए, हम लोग खामोशी से ही चले जाए। तो फिर मुझे ये था कि मुझे मतलब डिफेंस अपने ही तरफ से मुझे करना है। तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बचपन से ही मैंने 5 साल से स्टार्ट की। तो फिर उसी मार्शल आर्ट्स पहले मैंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में तो कराटे, टेक्वांडो, वुशो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर मुझे कराटे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे टीचर भी हैं, उनका बहुत नाम था उस टाइम, उन्होंने मेडल भी जीता था साउथ एशियन से। तो फिर उस टाइम मैंने कहा कि मुझे अभी इसमें जाना है। जब उस टाइम मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद जो रुकावटें आई, फैमिली ने कहा कि छोड़ दो। फिर मैंने कहा कि अभी जो आपने मुझे कहा है कि जाओ पहले, तो अभी मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट ली। यानी कि परेशानियां तो नरगिस आपको भी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ी हैं। आपने कहा वालिद की सपोर्ट थी, वालिद आपके साथ हमेशा से थे, मगर वालिदा का घर के अंदर और ख़ास तौर पर बेटी को लेकर किरदार और ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है। वालिदा की सख्ती हमेशा हर घर में बच्चियों के ऊपर हमें नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा होती है, बेटों के साथ थोड़ा लाड प्यार होता है। तो वालिदा का क्या रिएक्शन था और घर में क्या मसाइल हुए आपको कि भाई नहीं, नरगिस को घर बैठना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए और इस तरह की किसी स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? वालिदा क्या कहती रही आपको? नहीं, वालिदा मेरी खुद वो नर्स भी है, मतलब वो आउट काम भी करती है। इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस तरह है कि जब मेरी अम्मी बाकी मेरी जो खाला ये लोगों के साथ जब बैठती थी तो वो हमेशा वो लोग ये हमेशा कहते थे कि नरगिस को क्या चाहिए कि कराटे में जाए, क्योंकि चोटें बहुत ज़्यादा लगती है। मेरी हाथ या पैर हमेशा बंधी हुई थी जब मैं क्लब से आती थी। तो फिर वो लोग हमेशा कहते थे कि इसकी क्या ज़रूरत है, इस लड़की को एजुकेशन में ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं पोजीशन होल्डर भी रही हूँ मैंने अपनी क्लासेस में। तो वो लोग कहते थे कि इसे एजुकेशन में ही रहे, ज़रूरत नहीं है कि स्पोर्ट्स करे। तो फिर वो जब घर में आती थी तो फिर मुझे कहती थी कि तुम पता है तुम्हें कजन तुम्हारी ये बनाती है, घर में कुकिंग ये करती है, वो करती है, तुम क्या करती हो? तो फिर मैं कहती थी मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, मैं कराटे करती हूँ। बस इससे बेहतर क्या बात होगी कि बातें होती है जब खानदान वाले तो परेशान करते हैं, और ख़ास तौर पर बड़े बूढ़े जो हों और रिवायती किस्म के घराने से ताल्लुक़ हो वो तो फिर परेशान करते हैं। मगर नरगिस मैं देख रही हूँ माशाल्लाह आपको बड़े मेडल्स मिले, इंटरनेशनली भी आपने खेला, पाकिस्तान का नाम भी आपने हर जगह पर रोशन किया है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो हम देखते हैं सहूलियत का फ़क़दान भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर सहूलियत उस तरह से मुयस्सर नहीं है जो पाकिस्तान के दीगर सूबों या दीगर बड़े शहरों में मुयस्सर होती हैं। तो इसमें क्या रुकावटें थी आपके पास और आपके वालिद ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया इसमें? यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ की माहौल जो है, पहले हम लोग अगर देखें सोसाइटी की जो साइकोलॉजी है उसको हमें फेस करना बहुत ज़रूरी है। बगैर इसके कि हमारी यहाँ पे सामान या हमारी स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है, उसके अलावा हमारी जो साइकोलॉजी है ये सोसाइटी की हमें रीड करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे इसी तरह है कि आप लोग घर में रहो या घर की काम करें, ज़्यादातर बाहर ना जाए, या उनकी ज़हन में ये है कि लड़कियाँ जब बाहर आएंगे वो शायद पर्दा को छोड़ देंगे, ये लोग मतलब काफिर हो जाएंगे, इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू उनके जहन में है। लेकिन जब हम लोग मतलब कराटे प्लेयर्स हम लोग जाते हैं कहीं पे भी, मतलब हम लोगों की खुद की एक क्लब है, वहाँ पे हमारी टीचर हमें ट्रेन करवाते हैं। तो हम लोग अपने आपस ही हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाया हुआ है प्लेयर्स का, हम लोग अपने ही साथ रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर बताते हैं कि ये करना चाहिए, क्योंकि लोगों को हम लोग रीड करते हैं कि इनकी ज़हनियत में अगर ये हमें इस टाइम पे वो लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे जब तक हम लोग पर्दे में हैं, तो फिर हमें हमारा पर्दा जो हम लोग हिजाब करते हैं वो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इस तरह की मतलब लोग समझते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में आएंगे या नाम पैदा करेंगे कुछ, मतलब तो फिर ये लोग अपनी पास्ट को भूल जाएंगे, ये लोग कुछ और बनेंगे। तो फिर नहीं, मैं खुद मतलब कह सकती
कि मैं एक मिसाल हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ऊपर जाके ये लोग भूल जाते हैं अपनी पास या भूल जाते हैं अपना दीन, तो ये कभी नहीं। मतलब अभी तक मैं जिस मुकाम माशाल्लाह से आपको देख रही हूँ, आपने अपने आप को मुकम्मल कवर किया हुआ है और माशाल्लाह से आप बड़ी कामयाब कराटे प्लेयर हैं और ये सारी चीज़ें आपकी देखी हैं। लेकिन सलमा की भी बात करते हैं। सलमा, आपने जिस तरह से बताया मुश्किलात तो थी, कहीं ना कहीं फैमिली ने कहा, सबसे ज़्यादा मुश्किल किसने पैदा किया आपके लिए? घर से पैदा हुई, रिश्तेदारों से पैदा हुई, आपके सोसाइटी में पैदा हुई? कहाँ पे मुश्किल पैदा हुई कि नहीं भी सलमा अगर पढ़ नहीं सकती तो इसकी शादी कर दी जाए? एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये पढ़ती नहीं है तो इसकी शादी कर दी जाए। आपको कैसे बनने दिया उन्होंने जे प्रेसर? नहीं, मुझे घर वालों से स्टार्ट में बस मैंने जैसे बताया कि मतलब मैं घर में थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की थी। बस वो उन्होंने थोड़ा पहले शुरू में ज़ोर डाला पढ़ाई पे बस ये था कि बस पास हो जाती थी मैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो आगे जा रही थी और गेम्स में काफ़ी ज़्यादा थी। तो मेरे बाबा को बड़ा शौक़ था कि मैं मतलब स्पोर्ट्स में जाऊँ। मतलब ज़्यादातर फादर ही जो होते हैं उनको ज़रा बेटियों के साथ ज़रा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको शौक़ था कि मैं ज़रा स्पोर्ट्स में आके जाऊँ। स्पोर्ट्स में मतलब नहीं जा सकी किसी और गेम्स में। फिर गाड़ियों का जैसे मुझे शौक़ था, रेसिंग का शौक़ था, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। फर्स्ट रैली में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा नहीं हुआ। सोसाइटी में ये कह सकते हैं कि मतलब ये बातें सुनने को मिलती है कि हाँ लाइक कितने मतलब मज़े से जाती है, लेकिन ये रैलीज़ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है, काफ़ी मसले मतलब होते हैं, हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे रैलीज़ में एज सच इतनी प्रॉब्लम्स नहीं मतलब कि मुझे नहीं सामना करना पड़ा। घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है, कैसे मैनेज करती हैं आप? मंथ्स में मतलब रैलीज़ जैसे अभी मैं 8 रैलीज़ कर चुकी हूँ और मंथ में मतलब हम लोगों को 1 वीक जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो वो पीछे से वही कह रही हूँ, सिस्टर्स हैं, मदर हैं, वो मतलब साथ कोऑपरेट करती हैं, तो कोई इशू नहीं बनता है, जाने देते हैं। हाँ ये ज़रूर होता है फ़ोन पे फ़ोन, और फिर मेरे फ़ोन जो है वो ऑफ जाते हैं क्योंकि सिग्नल इश्यूज़ होते हैं, हम लोग तो डेजर्ट में जाते हैं तो वो थोड़े परेशान होते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई इशू मतलब मुझे नहीं अभी तक मतलब सामना करना पड़ा। लेकिन होता है काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी लड़कियां हैं जो मुझे कहती है कि हमने भी आपके जैसा बनना है। और मैं एक्चुअली पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो काफ़ी पठान लड़कियां मैंने देखा है कि मतलब वो चाहती हैं, कहती हैं हमें भी ये शौक है, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, वो कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। सब सवेरे पाकिस्तान में हमारे चमकते हुए सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ इस्लाम की रोशनी के अंदर भी बेटी की अहमियत के ऊपर मुसलसल बात करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सब सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बेटियों के रूप तो कई सारे हैं और माशरे में उनका मकाम क्या है उससे मुतालिक तो बात चल रही है, मगर हमारे इस्लाम से मुतालिक में बात यकीनी तौर पर होगी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर औलाद के लिए आप दुआ मांगते हैं तो अगर बेटी और बेटे को तराजू के 2 पलड़ों में हम रखते हैं तो बेटी का दर्जा जो आता है वो बेहतर का है, और अगर बेटे को पलड़े में रखते हैं तो बेटे का दर्जा आता है बेहतरीन का। आपको पता है बेहतर तो बेहतरीन जी, बेहतरीन तो बहुत आगे चला जाता है। तो क्या इस्लामी नज़रिए से ये बात दुरुस्त है कि आप बेहतरीन के लिए दुआ करते हैं? हम देखते हैं कि जब माँ को बच्चे की ख्वाहिश होती है तो वो सिर्फ बेटे की ख्वाहिश करती है, हम बेहतर की ख्वाहिश क्यों नहीं करते? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। असल में बात यह है कि कुरान करीम में ही ये आयत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की ख्वाहिश की, और बाज़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का भी ये हमें तरीका मिलता है जी। एक है ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं, बेटी की भी की जा सकती है, बेटे की भी की जा सकती है। मैंने खुद ख्वाहिश बेटी की थी, लेकिन जैसे अल्लाह ताला की रज़ा या अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, तो बहरहाल ख्वाहिश करने में हर्ज नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई नेमत अता फरमा दे, जैसे हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा मोहतरमा थी, उन्होंने भी बेटे की ख्वाहिश की थी और साथ इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं इसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहते। लेकिन अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि ये बेटी बेटे से बेहतर है, ये वो काम सरअंजाम देगी जो एक बेटा भी सरअंजाम नहीं दे सकता। बेशक बेशक। तो ख्वाहिश करना और चीज़ है
और बाद में जो है तफरीक करना, फ़र्क करना और चीज़ है। यहाँ तक कहा गया, एक रवायत है बाकायदा, कि जब आप बच्चों को तोहफ़े वगैरह दें तो सबको बराबर दें, ये ना देखें बेटी है कि बेटा है। तो डॉक्टर साहब ये बराबरी की सतह पर दें। बराबरी की सतह पर ये क्यों कहते हैं कि वो बेटा है उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ज़्यादा खाना दो, वो बेटी है उसको क्या ज़रूरत है ज़्यादा खाने की, उसको कम दो, जो बची कुछ चीज़ है वो बेटी को दे दो, जो सबसे अच्छा है वो बेटे को दे दो। ये बड़े अफसोस की बात है, ये हमारे मुआशरती रवैये हैं। खाने पीने के हिसाब से तो एक बाकायदा रवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई फल अपने घर में लाओ तो बेटी से इब्तिदा करो, सबसे पहले बेटी को सबसे पहले बेटी को दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी। और दूसरा जो है तालीम के हवाले से भी हमारा यही रवैया है। हम कहते हैं जी बेटे को तालीम इसलिए दिलवा रहे हैं ये अच्छी कोई नौकरी हासिल कर सके और हमारा अच्छे ओहदे पर फायज हो सके, हमारा सहारा बन सके। बेटी को क्या ज़रूरत है तालीम दिलवाने की, इसको शादी करके भेज देना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस्लामी हवाले से अगर हम देखें तो इस्लाम ने तो दोनों पर फ़र्ज़ करार दिया। तलाबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मर्द मुसलमान औरत पर और मर्द पर ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया, दोनों को, इसमें तकसीम नहीं की गई। और अगर हम इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो हमें ये जानकर हैरत होती है कि बहुत सी ख़वातीन ने कितने नामवर जो हैं वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का देखें ये, और इसके अलावा हज़रत उम्मे ऐमन जंग में जाकर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हज़रत उम्मे अतिया हैं, बहुत बड़ी आलिमा फाजिला खातून थी। क्योंकि एक वो कौल भी मुझे याद आ रहा है कि तुम मुझे बड़ा मशहूर नामवर मकूला है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी सोसाइटी और अच्छा मुआशरा दे देता हूँ। तो ये बात है कि ये मत सोचें कि बेटी को तालीम दिलवाने का क्या फ़ायदा, इसने तो अगले घर जाना है, इसकी तो शादी हो जाना है, घर के काम काज करने, पढ़ लिख के भी करने हैं, ना पढ़े करने। लेकिन ये याद रखें कि उसके ज़िम्मे पूरी एक जो पूरा ख़ानदान है उसकी तरबियत की जिम्मेदारी है। पढ़ाना इसलिए नहीं कि लाजमी जॉब करनी है, पढ़ाई का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जॉब करनी, पढ़ाई का मकसद है अपने आप को संवारना और फिर पूरे मुआशरे को संवारना। और जिस तरीके से औरत और ख़वातीन बहज़ियत माँ अपने ख़ानदान को संवार सकती है उस तरह मर्द नहीं संवार सकता, कभी नहीं संवार सकता। वालिदा की जो गोद है ये पहली दरसगाह है। और यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो बेटी है इसके लिए अरबी ज़ुबान में एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है बिन्त, जैसे हम कहते हैं बिन्ते हवा। तो ये 3 इसमें हरफ हैं, बे, नून और ते। बे से मुराद है बरखा, यानी जहाँ बेटी होती है अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत की बरखा वहाँ बरसती है। बेशक। और दूसरा हर्फ इसमें है नून। नून से मुराद है निबाह करने वाली। जब ये अपने घर में होती है अपने बहन भाइयों से निबाह कर रही है, अपने माँ बाप से निबाह, वालिदैन से निबाह कर रही है। और जब शादी के बाद अगले घर चली गई तो अपनी भाभियों से, अपने जो है देवरानियाँ, जेठानियाँ, अपने सास ससुर, अपने शोहर, सबसे निबाह कर रही है। और तीसरा इसमें हर्फ है ते। ते का मतलब है तसल्ली। अगर माँ है तो बेटे के लिए तसल्ली है, अगर बेटी है तो अपने वालिद के लिए तसल्ली है, और अगर बहन है तो अपने भाई के लिए तसल्ली है, और अगर बीवी है तो अपने शोहर के लिए तसल्ली और तशफ़ी का सामान पैदा करती है। ये बेशक इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बिन्नत कितना खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया। हम इसमें ये भी चीज़ देखते हैं, अभी ब्रेक में मेरी आपसे बात हो रही थी, जिस तरह से एक बॉन्डिंग की बात आती है बेटी से रिलेटेड, तो हालांकि ऐसा ही होता है, मर्द हजरात में ये चीज़ नापसंद भी की जाती है अगर उनके घर बेटी पैदा हो जाए। तमाम मर्दों को इस ज़ुमरे में नहीं शामिल किया जा सकता। कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और एक बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो वो गुस्सा वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर हम देखते हैं कि बेटी जब अपने आप को संभालना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, बोलना शुरू करती है, तो सबसे ज़्यादा प्यार भी उसको बाप ही देता है। उसका प्यार भी सबसे ज़्यादा बाप से होता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सरवत, एक्चुअली जैसे आप बेटियों की बात कर रही हैं तो आपने खुद भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि हम अक्सर बेटियां जो कामयाब नज़र आती हैं ना आपको, उनके पीछे माओ से ज़्यादा उनके बाप का हाथ होता है। बिल्कुल। और मेरे साथ भी सेम, आई हैव सीन माई फादर ऑलवेज विद मी, हमेशा मेरे साथ वो खड़े रहें। इसकी एक साइकोलॉजिकल वजह भी है। साइकोलॉजिकल वजह ये है कि ऑपोजिट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और सेम जेंडर जो होता है उससे आपको जेलसी का एक एलिमेंट आता है। अच्छा। इसलिए भी जो है बेटी अपने बाप के ज़्यादा क्लोज होती है और इसी तरह से बेटा अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होता है, लेकिन अपनी सेम जेंडर के साथ उनका एक जेलसी वाला फैक्टर जो है वो हो रहा होता है और वो इसी तरह से बढ़ भी रहा होता है। जैसे हम अभी परवरिश की बात कर रहे थे कि आप देखो कि अगर फीमेल जो है, जो मदर है, यानी उसने बेटे की भी परवरिश करनी है और उसने बेटी की भी परवरिश करनी है, यानी उसने पूरी सोसाइटी की परवरिश करनी है एक्चुअली।
और मदर जो फादर है उसका रोल बहुत अहम है। मैं समझती हूँ कि उसका भी इक्वल रोल है अपनी फैमिली को डेवलप करने में, क्योंकि जिस तरह से एक मदर का बिल्कुल है। लेकिन ये माँ का किरदार है या माँ की अपनी तरबियत है कि वो अपने बेटे को अपनी बेटी के इक्वली किस तरह से ट्रीट करवा रही है। क्योंकि हमने ये देखा है जब तक हम ये देखते हैं कि जी आप बच्चे को जो है लड़के को एज मर्द उसकी जो है परवरिश करते हैं तो उसके रवैयों में बहुत और तरह से सख्ती होती है और एक तब्दीली होती है। अगर जब आप उसको एज इंडिविजुअल एज ह्यूमन उसकी तरबियत करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी बेटी की तरबियत कर रहे हैं, तो उन घरों के माहौल बहुत डिफरेंट होते हैं। वो उन घरों में ज़्यादा जो है आपको दोस्तियाँ और रिश्ते निभाने वाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। हम किसी भी स्टेज के ऊपर ना इसमें कोई शक नहीं है कि सोसाइटी में जब बेटियाँ पैदा हो जाती हैं तो मर्द की तरफ से ही एक ज़्यादा जो है वो हमें रिएक्शन देखने में मिलता है, मगर उसके पीछे भी सास होती है, उसके पीछे भी सास होती है। इसमें ये है डॉक्टर ताहिरा कि हम तमाम सासों को तमाम माओं को यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे तल्ख रवैये होते हैं डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी में कि हमें लगता है कि हर वो शख्स जैसे मैं बहुत सारी फुप्पियाँ माजरत के साथ पुप्पी का नाम सुनते ही वो जहन में कुछ और सी ऐसा है। हम सबको एक ही जगह तो सेट नहीं कर सकते, मगर जो हम मेजोरिटी में अपने यहाँ पे हम प्रैक्टिसेस जो देखते हैं उसमें हमें ये देखने में नज़र आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो मैं तो अक्सर इस तरह की केसेस जो मैं देख रही होती हूँ कि जी बेटी के होने के ऊपर जो है सास ने ये कर दिया, बेटी के होने के ऊपर हस्बैंड छोड़ के चला गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं। जबकि हमें अब तक हम इतने तो मेरे ख्याल में टेक्नो एक्टिव हो चुके हों, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है कि हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि बेटा और बेटी इन एनी केस खुदा की अता है, खुदा ही अता करने वाला है। मगर उसके बाद अगर कोई इंसानी रोल हम बात करें कि किसी माँ या बाप में से किसका रोल आता है, तो वो बाप है जिसका रोल आता है। बाप ने ही बेटा और बेटी को पैदा करने के लिए माँ को जो है वो आगे करना है, यानी उसका सिस्टम और औलाद कहते हैं कि मर्द की किस्मत से आती है, और मेरा रब जिससे चाहता है बेटी अता करता है, जिससे चाहता है बेटे की नेमत अता करता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सलमा आपसे बात करूंगी, अभी जिस तरह से हम नरगिस से बात कर रहे थे जीतना कैसा लगता है, मगर कभी खौफ आया? हमारे यहाँ एक माशरे में की बात है कि अगर एक्सीडेंट कहीं पे नज़र आता है तो समझ लो औरत ने किया होगा, अगर कहीं पे हमें कुछ गलत काम नज़र आता है बाइक चलाते हुए या हमें गाड़ी चलाते हुए तो समझ लो औरत ने किया होगा, अगर कोई कहीं पे हिट कर जाता है तो समझ लो औरत बैठी होगी, इसी वजह से शायद उसने ये किया है, अगर इंडिकेटर सही नहीं दिया तो औरत गाड़ी चला रही है। ड्राइविंग की ये सारी बातें हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में सुनने को मिलती हैं। कभी आपको खौफ आया कि जीप चलाते हुए मेरी गाड़ी उलट जाएगी? कभी मर्द हजरात हैं वो भी आपके साथ इस रेस में शामिल होते हैं, कभी खौफ आया कि मर्द हजरात हैं हाय शायद मैं जीत सकूं ना जीत सकूं, शायद मैं इनका मुकाबला कर सकूं ना कर सकूं, कभी ऐसी सोच आई है आपके जहन में? नहीं, ये एक ऐसी स्पोर्ट है कि इसमें अगर आप डरेंगे तो फिर आगे नहीं जा सकते। डरती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कभी भी किसी भी टाइम गाड़ी आपकी उलट सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक मेल पार्टिसिपेंट की बात है तो मेरी कोशिश तो हमेशा मतलब यही रही है कि जितने भी मेरे मतलब हमारे स्पोर्ट्स में, मोटर स्पोर्ट्स में जो अच्छे बड़े जो सारे वो हैं रेसर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उन तक पहुँचूँ। और मैंने मतलब काफ़ी मतलब हमारा जो क्वालिफाइंग राउंड होता है और ऑल ओवर जब पूरी वो देखी जाती है, अगर 100 हैं मतलब चोलिस्तान में क्वालिफाइंग राउंड में 124 में मैं 7th-8 नंबर पे थी। और ऐसे ही मतलब ना और पूरा मतलब देखते हैं कि भाई किसकी कौन सी पोजीशन आई है, तो डरती नहीं हूँ मैं। और इवन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मतलब फीमेल को मैं हम लोग की वुमेन कैटेगरी एक अलग कैटेगरी होती है, उनकी अलग रेस कराई जाती है। और क्या कहते हैं, और पहले सारे मेल पार्टिसिपेंट जाते हैं, फिर आखिर में लेडीज़ जाती हैं। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं ये करके दिखाऊं कि जो मेल रेसर्स हैं उनके मुकाबले पे मैं भी हूँ और उनसे अच्छी रेस करके दिखा सकती हूँ। सीनियर्स तक तो अभी मैं नहीं पहुँची, लेकिन इरादा यही है कि जो हमारे बड़े रेसर्स हैं उनके मतलब बिल्कुल
उनको हरा सकूं मैं। ये मेरी अभी एक जो है कोशिश तो जारी है, देखते हैं आगे। आपके इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हमारी सबकी पूरी पाकिस्तान में देखने वाले लोगों की उम्मीदें और दुआएं आपके साथ हैं। मगर सलमा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कभी लगता है कि बस शौक है, शौक पूरा हो गया तो छोड़ दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, एंड देन वही एक टिपिकल लाइफ गुजारूंगी जो हर औरत हर लड़की बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इवन मैं कहना भी चाहूँगी पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, जिनकी मतलब जिन फीमेल जो लड़कियां हैं हमारी, उनको जो शौक़ है प्लीज़ उनको पूरा करने दिया करें। ये नहीं कि 1 साल 2 साल और फिर छोड़ दिया। मैंने तो इंशाल्लाह जब तक हिम्मत है और हिम्मत रखूँगी मैं आगे तक जाऊँगी। और इंटरनेशनली भी मैंने रेस करने का इरादा है, पाकिस्तान का नाम मतलब वहाँ भी, क्योंकि इंटरनेशनली कोई वुमेन नहीं गई। सेकंड, मैंने अभी रिसेंटली बाइक स्टार्ट की है, तो मैं मतलब इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं, पाकिस्तान में कोई नहीं है कि कोई जो बाइकिंग मतलब रेस वगैरह में हो, तो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। और मैं कराची की रोड्स पे, लाहौर की रोड्स पे हार्ले बाइक चलाती हूँ, ग्रुप्स है वहाँ पे, वो लोग खुद मुझे बुलाते हैं। तो इंशाल्लाह ये इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी और इंटरनेशनली जाऊँगी मैं इंशाल्लाह। हमारी उम्मीदें और दुआएं आपके साथ हैं। तो इसका मतलब है सलमा, जल्द ही आप पहले तो जीप उड़ाती हुई नजर आती हैं, फिर आप बाइक उड़ाती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल यही इरादे हैं। बड़ी उम्मीदें और दुआएं आपके साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं फैसलाबाद से, मोहम्मद इमरान, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, क्या बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरा इन बच्चियों के लिए बहुत नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात इनके लिए, और अल्लाह पाक इनको तरक्की दे और मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है जी। और मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ और मैं अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाना चाह रहा हूँ माशाल्लाह। मेरी बेटी भी नेशनल लेवल पे क्रिकेटर है फैसलाबाद में, और अच्छा हैंडबॉल और चुकबॉल की प्लेयर है वो माशाल्लाह। तो मेरी सब बेटियों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे। तमाम बेटियों को आप जैसे ही वालिद मिले, हमारी भी ये दुआ है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से हम देख रहे हैं अब रवैये भी बदल रहे हैं डॉक्टर साहब, अब माशरती रवैये भी बदल रहे हैं, आपके घर के रवैये भी बदल रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बदलाव भी आ रहा है। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि एक जो रिएक्शन है बेटी के पैदा होने पर, वो हमें ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता। हर बाप अपनी बेटी को कामयाब तो देखना चाहता है, मगर बेटी की पैदाइश पे उस हद तक खुश नहीं होता। मगर बेटी की परवरिश कहते हैं कि अच्छी हो जाए तो जन्नत की बिशारत तो अल्लाह ने पहले ही आपको दे दी हुई है, जन्नत आपकी होगी। जी ऐसे ही है। असल में बात यह है कि हम इस्लाम से दूर हो गए। अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात को देख लें तो हमें किसी ना तहजीब को देखने की ज़रूरत है, ना किसी और मज़हब को देखने की ज़रूरत है, ना किसी और शख्सियत को आइडियल बनाने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, पहली हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अब उनके हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत फरमाई, वो दुनिया, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि आपने उनके हवाले से फरमाया, जब वो उनको हिजरत के लिए बुलाया तो किसी काफिर ने उनको ज़ख्मी कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। आपने फहिया अफ़दलु बनाती उसी बदफ़िया, ये मेरी बेटी इस एतबार से अफजल है कि ये मेरे मिशन में मेरा साथ दे रही थी और आजमाई गई। और उन्हीं की जो बेटी थी हज़रत उमामा, सैयदा उमामा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास नजाशी बादशाह ने एक अंगूठी भेजी। अच्छा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ये अंगूठी तुम ले लो। अच्छा। उनकी बेटी को दे दी। और इसी तरह एक हार आया तो आपने फरमाया, ये मैं उसको दूंगा जो मुझे बहुत प्यारा है। अब सारी आपकी अज़वाज मुताहरात भी मौजूद थी, तो वो भी ये सोच रही थी कि ये हार किसको मिलता है। बाद में सोचा शायद हज़रत सैयदा आयशा को, लेकिन आपने फरमाया ये मैं अपनी बेटी उमामा को दूंगा, जो आपकी असल में नवासी थी। इसी तरह आपकी दूसरी बेटी हज़रत सैयदा रुकैया, जब आप गज़वा बदर में जाते हैं, उस्मान गनी से कहते हैं कि आपने हमारे साथ नहीं जाना, हालांकि इफरादी कुव्वत की बहुत ज़रूरत थी। हज़रत उस्मान गनी को उनकी खिदमत पर मामूर किया क्योंकि उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। तो जब वापस आए तो हज़रत सैयदा रुकैया का विसाल हो चुका था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अश्कबार हुए और आपने फरमाया कि जो बदर में गए हैं, जिनको हिस्सा मिला है माल गनीमत में से, उस्मान गनी को भी पूरा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी की खिदमत कर रहे थे। और सैयदा ज़ैनब का जनाजा भी पढ़ाया, अपनी चादर भी उन्हें अता फरमाते हैं। और इसी तरह हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम है, उनका भी जनाजा पढ़ाया, उनके साथ मोहब्बत, क्योंकि आपकी 3 जो बेटियां हैं वो आपके ज़ाहिरी ज़माना हयात में विसाल कर गईं। और जो चौथी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जब वो आपकी बारगाह में आया करती थी तो आप अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, उनका हाथ अपने हाथ में लेते, उनके हाथ को बोसा देते और फिर अपनी जगह पर बिठाया करते थे। एक बहुत मशहूर रवायत है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। बात है
तो इसमें कहते हैं, ये जो मैंने तर्जुमा किया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, यानी नमाज पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक इसकी तशरीह ये की गई कि सैयदा फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ रही थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा, फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज पढ़ रही है, यानी बेटी को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमा, जो मुख्तलिफ बेटियां हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? इनके लिए तो मैं ये मैसेज दूंगी कि फोकस रखें अपने पैशन पे, स्टडीज़ हैं तो स्टडीज़ पे रखें। लेकिन मैं एक मैसेज मतलब देना चाहूँगी, वो हमारे पाकिस्तान के जो मतलब मेल हैं जिनको हम मर्द कहते हैं, प्लीज़ मतलब लड़कियों को नहीं देना चाहूँगी यहाँ पे मैं। अगर दूसरों की मतलब बेटियों को अपनी बेटी समझें, बहनों को अपनी बहन समझें, प्लीज़ मतलब उनको रिस्पेक्ट दिया करें, ताकि वो भी इजीली फ्री होके मतलब वो कंफर्टेबल जोन में रह के, कंफर्टेबल जोन में एक बच्ची को रखना ज़रूरी होता है, जो भी उनको मसाइल हो किसी भी शक्ल में मौजूद हो उसको कंफर्ट जोन में रखे। लास्टली आप बताइए नरगिस, तमाम बच्चियों के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आप? मेरी मैसेज सब लड़कियों के लिए ये है कि आप खुद को एक जैसे कहते हैं कि डॉटर्स आर नॉट इक्वल टू टेंशन, दे आर इक्वल टू टेंशन। तो हम लोग बराबर है 10 बच्चों के, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने खुद पे ईमान रखे और अपने टैलेंट पे ईमान रखे। सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहिए और कॉन्फिडेंट रखे, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोगों पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, अपने रब पर ईमान रखें, मेहनत करें, कोशिश करें। और बच्चियां भी बहुत आगे, बच्चियां भी किसी से कम नहीं होती। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ट्विटर पर दीजिएगा, इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर जाइएगा और सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुतालिक अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।